Open your notebooks, beta. Variation. Okay, and this chapter is very interesting. If you will understand it, then you will find it easy also. Open your notebook. Have you done this chapter in the class? Yes, ma'am. Yes. All right. तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, जल्दी जल्दी समझ आएगा सब कुछ. Okay. Now, see here. In this chapter, what do you mean by variation? Chapter का name है variation. Variation का मतलब क्या है? Okay. What do you understand by vary? अकेला वेरी वर्ड. एक तो वेरी होता है ना, VERY, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वो डिफरेंट होता है. ये है वेरी, 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 VARY. वेरी का मतलब क्या? मतलब विच चेंजेस. वेरी मतलब चेंजेस. जो चीज चेंज होती है उसको हम बोलते हैं वेरी कर रही है. ओके. अब आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, किसी की हाइट थोड़ी कम है, किसी की हाइट थोड़ी और लंबी है. अगर आप दो स्टूडेंट्स इकट्ठे खड़े होते हैं, थोड़ा सा वेरी करती है ना हाइट आपकी, है ना? आपको लगता है कि 1 इंच बड़ा है, 1 इंच छोटा है, या फिर समथिंग लाइक दैट. ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए, या वट एवर यू मेजर. तो वेरी मीन्स चेंज, वेरिएशन होना. अब इस चैप्टर में जितनी भी वैल्यूज की बात होगी, हमेशा दो दो वैल्यूज की बात होगी. वी विल टॉक अबाउट टू थिंग्स साइमल्टेनियसली. टू थिंग्स. अब टू थिंग्स कैसी हो सकती हैं? हो सकता है वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड टाइम. हो सकता है वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड डिस्टेंस. हो सकता है वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफी कप्स, कॉफी कप्स एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी. ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी आपकी इसमें क्वेश्चंस यूज होंगे, उनमें दो चीजें साइमल्टेनियसली बात होगी. फाइन. अब दो चीजें जो होंगी वो वेरी करेंगी. दो चीजें जो भी रहेंगी जिनसे भी हम बात करेंगे क्वेश्चंस में, दे विल वेरी फ्रॉम ईच अदर, किसी ना किसी वे में. ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नेम है वेरिएशन. ओके. अभी जो वेरी कर रही हैं, दे हैव अ वे ऑफ वेरी. कोई उसका कोई मेथड है कि कैसे वेरी कर रही है. उन्होंने पर्टिकुलरली उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. उसको इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं कई बार. ठीक है. तो उसके टू वेरिएशंस हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कब होती है और इनवर्स कब होती है. ठीक है, ए सेक्शन से कोई बताएगा मेरे को कि आपको क्या समझ आई है अभी तक कि डायरेक्ट वेरिएशन किसको बोलते हैं? ए सेक्शन से एनीबॉडी? किसी को अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? रफली, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मेरे को डेफिनेशन नहीं बतानी है. ऐसा माइंड में आपकी क्या आता है कि डायरेक्टली वेरी कर रही है, आपको कैसे, हाउ डू यू जज इट? ओके, एनीबॉडी फ्रॉम बी सेक्शन? यस, बता दो बेटा. यस यस. Direct variation is a variation in which one amount is increasing and other amount is also increasing. Also increasing. Okay. And they depend on each other. चलो, how do they depend? Depend मतलब क्या है? My example, if the heat in hot air balloon will increase, the height of hot air balloon will be increased. So when the heat increase, the height will also increase. वेरी गुड. ओके, बैठो. ने बताया कि दोनों जो है वो इंक्रीज करेंगी या फिर दोनों डिक्रीज करेंगी. डिक्रीज का उसने नहीं बताया, बट आई विल बी टेलिंग यू कि दोनों चीजें या तो इकट्ठी वेरी तो कर रही हैं, दोनों इंक्रीज कर रही हैं, या फिर दोनों डिक्रीज कर रही हैं. पहले हम डायरेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इनवर्स पे आएंगे. ठीक है. आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए. एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लो, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे. ठीक है, मेरे साथ साथ लिख लो आप जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही. ठीक है, ये लिख लो. फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन डायरेक्ट वेरिएशन.
आपको पता है ये चीजें, आपको पता है। नाउ ही टोल्ड मी कि दो चीजें जो है वो इंक्रीज कर रही हैं दोनों, ठीक है। अगर मैं और उससे पूछती तो उसने कहना था कि हाँ जी डिक्रीज भी कर सकती हैं। अब डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, वहां पे स्टोरी नहीं खत्म होती। समथिंग मोर यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स मीन्स कि उनके नंबर भी हमने देखना है कि कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, प्लीज राइट डाउन डायरेक्ट वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज, if two quantities increase or decrease increase or decrease together, I'm writing over here so that मेरे को ये चेंज ना करना पड़े स्क्रीन, ठीक है। नाइसली लिखना बेटे। if two quantities increase or decrease together in such a manner, in such a manner, सच अ मैनर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मैथमेटिकल कंडीशन भी है इसके साथ साथ। सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बताने से हमारा कंप्लीट नहीं होगा थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस को भी हमने आगे और सोचना है। इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब उनकी जो जो वैल्यूज हमें रिस्पेक्टिवली दी हुई है, ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ratio of their corresponding values remain constant, remain constant। इसका अभी हम एग्जांपल करेंगे, पहले डायरेक्ट वेरिएशन को अच्छे से समझ लो कि होता क्या है। अब इसके केस में प्लीज ड्रॉ दीज एरोज। जब आपने ये लिखा है उसके साथ आपकी एक पहचान भी होनी चाहिए, या तो इनको दोनों की दोनों इंक्रीज हो रही है या फिर दोनों की दोनों डिक्रीज हो रही है। अंडरस्टैंड बाय मार्किंग सो दैट सेंटेंस तो आपको याद रहे या ना रहे, या तो आपने ये पूरा सेंटेंस तो कभी लिखना ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय इन एन इजी वे, कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्या पता चल रहा है कि हमें जो है वो इंक्रीज कर रही है, अब जा रही है दोनों या फिर नीचे जा रही है। तो दैट इज, अभी दैट इज क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेशियो। रेशियो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, एक्स बाय वाई। आपको पता है रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं, पता है आपको सबको, सेवंथ में भी पढ़ा है आपने, एट्थ में भी यूज किया आपने कई चैप्टर्स में। इज इक्वल टू के, के इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन में बोल दिया कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, बट आपको जब क्वेश्चन आता है उसमें दो तीन वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है। तो उसके केस में आपने क्या करना है, एक्स वन बाय वाई वन, एक्स टू बाय वाई टू, या फिर एक्स थ्री बाय समथिंग, चलता जाएगा। हो सकता है आपको थ्री वैल्यूज दी हुई है पूरे क्वेश्चन में, फोर वैल्यूज दी हुई है, फाइव दी हुई है, उन सब का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मींस सेम वैल्यू आनी चाहिए सबकी। अगर सेम आती है यू विल बी फियरलेसली सेइंग कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है बेटा। तो आपके अभी जो क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड किया कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, पढ़ लिया आपने, फिर आपको अभी आंसर बताने से पहले आपको जज करना है कि क्या उनका रेशियो इक्वल आ रहा है। तो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, दे विल नॉट बी इन डायरेक्ट। और अगर वो डायरेक्ट में नहीं है, इट डजंट मीन कि वो इनवर्स में ही होंगे हमेशा, हो सकता है इनवर्स में भी ना हो, ठीक है। तो ये नहीं सोचना, वो भी हम देखेंगे कंडीशन लग रही है कि नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट में नहीं है तो ये उसका उल्टा ही होगा हमेशा। इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। सो यू हैव टू सी टू थिंग्स ओवर हियर, इसको अंडरलाइन करो, इंक्रीज और डिक्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज आपने देनी है कि रेशियो शुड बी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें मैटर करेंगी आपके क्वेश्चन में, तब भी यू कैन से डायरेक्ट वेरिएशन है, अदरवाइज नो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसके साथ, लेट अस राइट डाउन, इसके नीचे लिखो एग्जांपल।
आप सपोज कर लो कहीं पे अपना व्हीकल पार्क करते हो, ठीक है, आप पापा के साथ जाते हो, पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हो, तो पार्किंग करते हो तो पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं, होता है ना ऐसा, मे बी 10 रुपीज और 20 रुपीज आपको पार्किंग चार्जेस देने हैं, कि कितने घंटे पार्क करोगे उतने घंटे के लिए आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी उनको, राइट, गार्ड को जो खड़ा होता है वहां पे। तो दैट वे वो आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, नंबर ऑफ आवर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे के लिए आपने व्हीकल खड़ा किया, और दूसरी चीज है आपकी पार्किंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस। अब पार्किंग चार्जेस किस में होंगे, रुपीज में होंगे, वो पता ही है आपको, ठीक है, आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, राइट डाउन, इट इज गिवन ओवर हियर 460। अगर आप 8 आवर्स के लिए खड़े करते हो तो 100 रुपीज है, अगर आप 12 आवर्स के लिए खड़ा करते हो तो आपकी चार्जेस है 140, एंड 24 आवर्स के लिए खड़ा करते हो तो आपकी चार्जेस है 180 रुपीज, ठीक है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसको रफली बस बना लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ज्यादा उसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड कर लो इसको, ये वैल्यूज मान लो आपको दी नहीं है, ठीक है। वी डोंट नो कि क्वेश्चन क्या है, पहले वो पूछ रहे हैं कि वो इज इट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहले वो ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए पूछ रही है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि क्या उनकी दो चीजें, फिर से वही दो चीजें जो आपको मैंने बताई थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली वैल्यूज जो है x1, x2, x3, x4, आप लिख सकते हो टेबल में अगर आप चाहो तो, y1, y2, y3, y4, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लिख लो, फिर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जब लिखी हुई चीज है तो इमीडिएटली आपको सामने दिखती है, राइट, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। अब आपको एक चीज तो टेबल से ही दिख रही है कि 4, 8, 12, 24, एक्स इज इंक्रीजिंग, अपना एरो लगा दो, यस, एक्स इज इंक्रीजिंग, लेट अस चेक फॉर y, 60, 100, 140, 180, बहुत अच्छा हमें दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एक कंडीशन इज क्लियर कि हमें थोड़ा क्लू मिल गया कि दे आर इन डायरेक्ट, लेट अस चेक इट, ठीक है, चेक करना पड़ेगा हमें, लेट अस चेक फॉर x1 बाय y1, फटाफट से चेक करो इसको, 4/60, चेक इट क्या आ रहा है, देन चेक फॉर x2 बाय y2, चेक फॉर x3 बाय y3, चेक फॉर x4 बाय y4, जल्दी से चेक कर लो और फिर आप आंसर कंफर्म करोगे कि वो डायरेक्ट में है कि नहीं, ओके, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करो, फटाफट से बता दो कि क्या उनकी रेशियो सेम आ रही है, सिर्फ एक या दो नहीं, चारों की चारों आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में 4 वैल्यूज है, क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज होंगी सारी ही आपको चेक करनी पड़ेगी, या फर्स्ट इज 4/60, 4/60, if you cut it what is coming, yes, E section beta, Arshdeep Singh, कॉपी लेके आओ, फर्स्ट वाला करेक्ट किया आपने x1 बाय y1, मैं अभी कर रहा हूँ। कर रहे हो, ओके, बैठो, ए सेक्शन से फर्स्ट किसने निकाल लिया, हाथ खड़े करो, किनका 1/15 आ रहा है, फर्स्ट वाला x1 बाय y1, बिल्कुल ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, 1/15, 15 का टेबल आपको आना चाहिए बेटे, यू आर इन 4th क्लास, सॉरी 8th क्लास, प्लीज लर्न इट, लर्न इट, ओके, आपको छोटी क्लासेस से जो टेबल सिखाए हुए थे अभी, उनसे थोड़े ज्यादा लर्न कर लो, आपको बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो जाया करेगी, एंड सेकेंड इज 8/100, x2 by y2, is it coming out to be 1/15, हाथ खड़े करो, क्या ये आ रहा है 1/15, जिनका नहीं आ रहा वो हाथ खड़े करो, 1/15 जिनका नहीं आ रहा, अभी तक किया नहीं है आपने,
प्लीज डू इट। हाँ तो करना नहीं है प्लीज, जो है सामने ही दिख रहा है आपको बेटे। 20/100 डियर, नहीं आ रहा तो हाथ खड़े कर दो। नहीं कुछ और आ रहा है ये, है ना, 1/15 नहीं आ रहा। इफ यू कट बाय 4 इट इज 4 2 8 एंड 25 4 2/25 आ रहा है। यहीं पे स्टोरी खत्म हो रही है। यू हैव कम टू नो कि दीज आर नॉट इक्वल, तो यू हैव कम टू नो अगर आगे कोई इक्वल आ भी जाएगा बाई चांस तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। द मोमेंट वी केम टू नो कि x1/y1 इज नॉट इक्वल टू x2/y2, यू से दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इज इट फाइन? यस। सिंपल है ये तो। अब आपको ये पता चल गया कि डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमने दो चीजें कौन सी देखनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट अस राइट डाउन नाउ। अच्छा मेरे को डायरेक्ट वेरिएशन के थोड़े एग्जांपल बताओगे क्या क्या हो सकते हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको लगता है कि ऐसे कोई एग्जांपल आ जाए, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ऐसे एग्जांपल पूछ लिया, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या क्या आपको रियल लाइफ से क्या क्या एग्जांपल आपके माइंड में आते हैं? सी सेक्शन, सी सेक्शन, वेरी गुड। अनुराधा, सी सेक्शन, कोई एग्जांपल बताओ। अब आपको डेफिनेशन पता है, सब कुछ पता है, थोड़ी सी अपनी नॉलेज से बताओगे कि क्या हो सकता है? चलो फर्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ, फिर आप और सोच के बताना। बी हियर ओनली। फर्स्ट इज आई एम टेलिंग यू नंबर ऑफ पेन्स, number of pens and cost of pens। होता है ना ऐसा, 2 पेन्स बाय किए हैं, उसकी कॉस्ट जितनी होगी 4 की उससे ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा पेन ज्यादा कॉस्ट, कम पेन कम कॉस्ट, ऐसे ही होता है ना। एक और एग्जांपल बताओ मेरे को, ऐसे ही मिलता जुलता कोई और आपके माइंड में आ रहा है तो। चलो ओके, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। सी सेक्शन की किसी और के माइंड में आ रहे हैं अभी तक? आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं बुक में? ओके, ए सेक्शन किसी के माइंड में आ रहा है? जनरल रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ आपने डेली डेली लाइफ में कुछ ऐसा देखा हो? ओके, थिंक ऑफ स्पीड। स्पीड इंक्रीज करोगे, आपने साइकिल थोड़ा सा फास्ट चलाया तो जल्दी पहुंच जाओगे जहां भी जा रहे हो। स्पीड इंक्रीज होगी, और सॉरी ये अपोजिट हो जाएगा, डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस विल बी कवर्ड। स्पीड एंड डिस्टेंस, क्या ये डायरेक्ट में है? सोच के बताओ और हाथ खड़े करो जिनको लगता है यस। मोर स्पीड मोर डिस्टेंस, जितनी स्पीड से आप चलोगे उतना आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। इज इट सो? यस। नहीं है, है ना? तो ऐसी चीजें आपने माइंड में सोचनी, जैसे एग्जांपल आता है इमीडिएटली आपको एक तो क्लू मिल जाना चाहिए कि हाँ ये होने वाला है, डायरेक्ट वेरिएशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको सेमी जो चीजें हैं वो जैसे असर्शन रीजन में आ गया, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ आ गया, आपको थोड़ा क्लू पता चल जाता है। कोई और एग्जांपल कुछ के बताओ, अभी अभी आपके माइंड में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, number of books, cost of books. Number of books, cost of books, yes, you can say number of books। नंबर ऑफ बुक्स आपने लाइब्रेरी में रखी हुई देखी है तो क्या होगी, कितनी की लॉन्गर इज द शेल्फ, होगा ऐसा कि नहीं? जितनी ज्यादा बुक्स रखी होंगी उतनी लंबी शेल्फ भी होगी। छोटी शेल्फ होगी तो कम बुक्स होंगी, लंबी शेल्फ होगी तो ज्यादा बुक्स होंगी, होता है ना ऐसा? ठीक है, सच आर द एग्जांपल्स। मोर प्रिंसिपल मोर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा है, जितना प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी लेट अस टॉक अबाउट इनवर्स नाउ। दूसरी डेफिनेशन लिखो, उसको भी नाइसली लिखोगे, फिर आपको अप्लाई करना इजी हो जाएगा। सेकेंड राइट डाउन इनवर्स वेरिएशन, या फिर इनको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं इसको।
कभी बुक्स में आप ऐसे पढ़ते हो तो वो कोई और नेम नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्स एंड वाई ऑफ कोर्स हम दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, वो बताइए आपको। एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वेरी का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने। इफ एन इंक्रीज इन एक्स if an increase in x, समझो भी, इसको लिखते लिखते उसको समझ भी लो एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। इफ एन इंक्रीज इन x causes or brings a decrease, a corresponding decrease, you should say corresponding decrease in other, corresponding decrease in y। ठीक है, अभी एक्स और वाई चेंज भी हो सकते हैं, ये नहीं कि मैंने एक्स जो है वो फिक्स कर लिया और वाई को फिक्स कर लिया। एक्स एंड वाई का मतलब दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजों में से एक इंक्रीज करेगी एक डिक्रीज करेगी, और वो कैसे डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे, प्रोपोर्शनली। ठीक है, उसकी भी एक कंडीशन है जब आप कैलकुलेशन में यूज करोगे, इन सच अ मैनर, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया ताकि आपको ये चीजें असर्शन रीजन में अंडरस्टैंड करने इजी हो जाए। इन सच अ मैनर दैट their product remains constant। बेटा आपको मैंने बोला था कि देखो आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जितना लिखोगे उतनी आपको समझ आएगी। मेक इट अ हैबिट। अब आप बड़े हो रहे हो, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत ज्यादा अपनी स्टडीज भी करनी है, 9th में 10th में हायर क्लासेस में, जितना पेन चलाओगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। अगर आप सोचो ना मैं नोटबुक सामने नहीं रखती, पेन मैंने पकड़ना नहीं है, ठीक है, आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस, कि ऐसे बैठ गए पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, नो, दिस इज रॉन्ग हैबिट। व्हेनेवर यू स्टडी, पहले माइंड बना लो कि पेन और नोटबुक मेरे सामने होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और साथ साथ में आपकी माइंड में रिटेन रहता है, जो कुछ आप पढ़ते हो ना, इट फिक्सेस इन योर माइंड। द मोमेंट यू राइट इट, इट फिक्स इन योर माइंड। ओके, मेक इट अ हैबिट। सो प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दैट एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसमें भी सेम चीज है, देयर आर सो मेनी वैल्यूज किसी क्वेश्चन में, so we are talking about x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to x3 into y3। जितने भी वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, सबका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। एक और है पेज अगर ज्यादा ठीक है बेटे, और अभी अभी आपने एग्जांपल देख लिया ऊपर। अब इसके केस में बेटे आपके यहाँ वेरी इनवर्सली इंक्रीज, इसको प्लीज अंडरलाइन करो, इंक्रीज ब्रिंग्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज को अंडरलाइन करो, जो आपको दूर से दिखना चाहिए कि यस एक ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात का प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे ही आप देखोगे कि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है बार 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 हर एक टेबल में, हर एक टेबल की वैल्यू में, द मोमेंट यू सी, यू कैन से दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, हियर ऑल्सो टू चेक इट इनवर्स प्रोपोर्शन यू हैव टू सी टू थिंग्स टुगेदर, एक अप डाल रही है, एक अप है एक डाउन है, और साथ में उनका वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो सेम आता जा रहा है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यू विल सी इट इनवर्स प्रोपोर्शन के और एग्जांपल अभी आप देखोगे। रफली किसी के माइंड में आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का कोई एग्जांपल आपको माइंड में आता है? यस, वेरी गुड। हाँ, बी सेक्शन बता दो बेटा। if we construct a house
when the worker increase the time will be decreased to make a house. Very nice. If there is less worker, the time will be increased. Time increase, बहुत अच्छा. किसी और के माइंड में आ रहा है? कोई और एग्जांपल? Write down. For example, more workers, less time. जितनी आप क्लास में कोई प्रोजेक्ट करते हो, अगर मान लो 4 स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे. जैसे ही आपकी स्टूडेंट्स मान लो 2 और आपके साथ ही आ गए, 6 स्टूडेंट्स यू आर कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, आइडियाज भी आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाता है, टाइम इज लेस. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वन मोर, स्पीड इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? टाइम विल बी स्पीड इंक्रीज, टाइम डिक्रीज. कम टाइम में आप जो है वो अपनी स्पीड जो है वो कवर कर सकते हो, डिस्टेंस कवर कर सकते हो. ठीक है, चलो आई थिंक मॉड्यूल मिल चुके हैं आपको बेटा. Yes. ओके, लेट अस स्टार्ट इट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? असर्शन रीजन है बेटे. Yes. ओके, आई एम रीडिंग इट बिकॉज अभी अभी आपने अंडरस्टैंड किया इनवर्स क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है. असर्शन रीजन से यू कैन टेल मी सोच के. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी, बैठ के आंसर नहीं करना. आई विल कॉल द नेम. Assertion is, if for two quantities x and y, the ratio x upon y is equal to k, then they are said to be in direct proportion. Okay, C section. Okay, E section, Jyotika. True या false बेटा? Ma'am, it's true. It's true. Two अभी अभी हमने डेफिनेशन में लिखा है. वेरी गुड. बी हियर बेटा, रीजन भी बता दो मेरे को. आई एम रीडिंग हियर. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant. Is it true? Ma'am, yes. Yes, true. Please बैठो. बाकी बच्चे हाथ खड़ा करो. आपको समझ आ गया है? Are these both true? रीजन में अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी डायरेक्ट की, और फर्स्ट में आपकी बात आ रही है एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के. बी सेक्शन बेटा, आपका वीडियो ठीक करो थोड़ी सी, थोड़ी अभी बेटर हो गई है. या नाउ टेल मी देन, योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, ऑप्शन क्या आएगी इसकी बेटा? असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से. असर्शन में भी आपकी डायरेक्ट की बात हो रही है और रीजन में भी डायरेक्ट की बात हो रही है. सेकेंड क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, सबसे पहले तो आपका माइंड जो है वो डायरेक्ट की तरफ चले जाना चाहिए कि हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं. इफ y1 and y2 are the values of y corresponding to the values of x1 and x2 respectively, then x1 by y1 is equal to x2 by y2. क्या ऐसा होता है? किनको लगता है यस, हाथ खड़े कर दो. यस, यस होता है, डायरेक्ट में ऐसा ही होता है. जितनी मर्जी वैल्यूज ले लो, उनका कांस्टेंट ही आएगा, इक्वली आएंगे. ठीक है, ओके. रीजन, क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो हम सीधा ही बोल दें कि वो डायरेक्ट नहीं है. इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? हमें देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना कंडीशन की, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना. सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज से तो अधूरी बात हो जाएगी. हाफ क्वेश्चन हमें पता चल गया, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जब तक रेशियो नहीं चेक की है, जब तक हमें रेशियो नहीं दी होगी, उनकी वैल्यूज नहीं दी होगी, आवर थिंग इज नॉट कंफर्म्ड. इज इट ट्रू? हाथ खड़े करो. रीजन, रीजन ट्रू है? यस, इट्स ट्रू. दोबारा पढ़ो इसको. क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, दोनों डिक्रीज हो रही हैं,
need not always be in direct proportion. फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, देन यू विल कंफर्म मी कि दिस इज राइट और रॉन्ग. अभी आपने क्वेश्चन 2 का मेरे को असर्शन बताया कि ये ट्रू है, ठीक है. अभी रीजन में थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है. रीजन की हम बात कर रहे हैं कि वो हमेशा डायरेक्ट में नहीं होंगे. सपोज कर लो इन अ हाउस टू सिबलिंग्स आर देयर, ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रदर इज ऑल्सो ग्रोइंग, उसकी भी हाइट बढ़ रही है, सिस्टर की भी हाइट बढ़ रही है. क्या वो हमेशा डायरेक्ट में होंगे? ब्रदर्स हाइट, और समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो, ब्रदर्स हाइट एंड या फिर 2 ब्रदर्स हाइट, दोनों की हाइट है, ठीक है. हाइट तो अपने अपने हिसाब से होती है ना. ऐसे तो नहीं कि जब हम मेजर करेंगे तो हमेशा उसकी 1 इंच हुई है तो उसकी भी 1 इंच होगी, उसकी हाफ इंच हुई है तो उसकी भी हाफ इंच होगी. ऐसा होता है क्या? इट इज नॉट लाइक दैट. हो सकता है कुछ पॉइंट इंक्रीज हुई हो सिस्टर की और ब्रदर की 1 इंच इंक्रीज हुई हो, ऐसा भी हो सकता है ना. यस और नो? अब क्या हुआ, दोनों की हाइट तो इंक्रीज हो रही है बट उनकी प्रोपोर्शनल सेम नहीं है. हो सकता है हमारी जो वैल्यूज है एक्स बाय वाई जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा. कांस्टेंट कब आएगा? जब उनकी बराबर की इंक्रीज हो रही है और बराबर की डिक्रीज हो रही है. जैसे आपने कॉस्ट ऑफ पेन का और उसका बताया था मेरे को. ऑफ कोर्स आप एक पेन 50 रुपए का खरीदते हो तो 2 पेन 100 रुपीज के आएंगे ऑटोमेटिकली, है, कोई डाउट नहीं है उसमें. बट हाइट के केस में हो सकता है वो एक का 0.5 इंक्रीज हुआ है, एक का 0.2 इंक्रीज हुआ है, एक का 0.6 इंक्रीज हुआ है, दूसरे का 0.7 इंक्रीज हुआ है. हो सकता है ऐसा कि नहीं. कॉन्स्टेंटली उनका ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो तो कर रहा है, इंक्रीज कर रही है बट उनका रेशियो सेम नहीं. तो क्या ये ट्रू है रीजन? जो हैंड जिनको लगता है कि ये ट्रू है. टू थिंग्स दे आर सेइंग, दे आर इंक्रीजिंग, क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज इकट्ठी हो रही हैं बट उनका जो है नीड नॉट ऑलवेज बीन डायरेक्ट. जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट में हो, ठीक है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नीड नॉट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नीड नॉट? नीड नॉट का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नॉट ऑलवेज, इसका मतलब है नॉट ऑलवेज. लिख लो इसको बेटा मॉड्यूल में. नीड नॉट का मतलब नॉट ऑलवेज, हो सकते कभी हो सकते कभी ना हो. मॉड्यूल में लिखो इसका मीनिंग. नीड नॉट का मतलब क्या है? ठीक है. तो आपका ये ट्रू है और साथ में इसकी सेकंड की ऑप्शन क्या आएगी बेटा? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसकी बी ऑप्शन आएगी सेकंड क्वेश्चन की. चलो कम टू एमसीक्यू. First question is, in a library, 136 copies of a certain book require a shelf length of 3.4 meter. We are reading only first line and thinking what is given in this question. What two quantities, what two things we are talking about in this question? किन दो चीजों की बात हो रही है? बी सेक्शन, गुरलीन. चलिए बच्चे, गुरलीन, यू कम देयर. गुरलीन प्लीज टेल मी बेटा, किन दो चीजों की बात हो रही है इस क्वेश्चन में? Ma'am, number of copies and length of shelf. Length of shelf. Number of copies का क्या मतलब हुआ? Number of notebooks in shelf. No, they are saying number 136 copies of a certain book. Copies of certain book मतलब कि आपकी कोई एक बुक है, मैथ्स की बुक है. अगर मैं सारी स्टूडेंट्स की बुक्स इकट्ठी करके मैथ्स की बुक, सिर्फ मैथ्स की बुक की बात कर रही हूँ, उनको अगर मैंने ऐसे फाइल कर दी, इकट्ठा कर दिया, 136 कॉपीज बना दी, 136 बुक्स इकट्ठी रख दी, उसको मैं बोलूंगी 136 कॉपीज ऑफ मैथ्स बुक. कॉपीज का मतलब उसकी सेम कॉपी, जैसे फोटो कॉपी नहीं करते हैं. इट इज लाइक दैट. ओके, प्लीज सिट डाउन बेटा. कॉपीज का मतलब ये नहीं कि नोटबुक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट कि 136 कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक. सर्टेन बुक, सर्टेन बुक मतलब एक फिक्स बुक है. हो सकता है हमने साइंस की बुक्स को इकट्ठा कर एक शेल्फ में डाल दिया या फिर मैथ्स की बुक को इकट्ठा एक उसमें डाल दिया. तो 136 बुक्स की बात हो रही है.
रिक्वायर ए शेल्फ लेंथ ऑफ 3.4 मीटर, शेल्फ लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर टेबल। अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अब आपको टेबल में एक तो ये चीज पता चल चुकी है कि दो चीजों की बात हो रही है। कौन सी दो चीजों की बात हो रही है? नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, एंड दूसरी हमारी बात हो रही है शेल्फ लेंथ। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहो, आगे से क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगी, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लो, देन आई विल टेल यू किसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि आप ये फोकस आपने करना है कि नंबर। ठीक है बेटा, तो आपके पास फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि 136 कॉपीज है और यहाँ पे आपके पास शेल्फ लेंथ है 3.4 मीटर। How many copies of the same book would occupy a shelf of 5.1 meters? 5.1 meters they are asking. इसका मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है? You can extend the table. आपकी नोटबुक में तो लाइंस बनी हुई है, you can draw it. 5.1 मीटर आपको एक और शेल्फ दी हुई है, उसमें आपने ये चीज निकालनी है। ठीक है, जल्दी से इनकी वैल्यूज लिख लो, x1, x2, y1, y2। अब आपको ये पता होना चाहिए, कई स्टूडेंट्स इसको x1 और y1 लिख देते हैं। प्लीज ध्यान देना, जो एक चीज है एट अ टाइम वो हमें x है और दूसरी चीज जो है वो हमारी y है। दो चीजों की बात हो रही है, x1 एंड x2, y1 एंड y2। ठीक है बेटा, सो पहले तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द आंसर। बिफोर फाइंडिंग द आंसर यू हैव टू जज इट, क्या वो डायरेक्ट में है या फिर इनवर्स में है, ताकि हम फॉर्मूला लगा पाए। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जितनी नंबर ऑफ कॉपी, जितनी लंबी शेल्फ होगी उतनी ज्यादा उसमें नोटबुक्स आएंगी या फिर आपकी बुक्स आएंगी। इज इट सो? छोटी होगी तो उसमें कम बुक्स आएंगी। श्योर है वो? तो उससे अभी ये क्या हुआ? आर दे इनडायरेक्ट? क्या आपकी नंबर ऑफ शेल्फ जो है इंक्रीज हो रही है तो बुक्स भी ज्यादा आ रही हैं उसमें? यस, बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो वो क्या होंगी? डायरेक्ट में होंगी। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अभी हमने इनके वैल्यूज लगानी है। डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? 136 बाय 3.4 शुड बी इक्वल टू x2 जो हमें मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 5.1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे कई बच्चे x2 लिख देते हैं या फिर x लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि एक वैल्यू हमने x की मिसिंग है, वो फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह x2 लिखो या फिर अपने टेबल के हिसाब से मैं x2 लिख रही हूँ। अगर आपने नॉर्मल x से करना है क्वेश्चन तो x से भी कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू फाइंड इट? बहुत सिंपल वे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। ठीक है, 136 इंटू 5.1 इज इक्वल टू 3.4 इंटू x2। डेसिमल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका, जब भी ये क्वेश्चन शुरू करते हो सबसे पहले आपके पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, नो अदर वे। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। प्लीज कैलकुलेट करो इसको। डेसिमल हटा के करो इसको, कंट्रोल लाइट से। तो x2 को इधर शिफ्ट कर सकते हो। वन 136 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 3.4 और सामने आपका आ गया x2। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो वन थिंग बेटा, अब आप 8th क्लास में ना थोड़ी कैलकुलेशन की भी अपने ट्रिक्स सीख लो, कैलकुलेशन हमने कैसे करनी होती है। पहले तो हाथ खड़े करो स्टूडेंट जो कि डेसिमल को काट के 10 लगा रहे हैं, ऊपर 10 लगा दिए नीचे 10 लगा दिए, डेसिमल को काट के हाथ खड़े करो। चलो इट्स ओके, छोड़ दो। चलो डू इट इन योर ओन वे, करो इसको जैसे भी करना है। टेल मी द आंसर।
किस किस का निकल गया, हाथ खड़ी करो। किसने कैलकुलेट कर लिया है? ए सेक्शन, लास्ट लास्ट बॉय, वेरी गुड, आ जाओ। हो गया। आंसर क्या आ रहा है आपका बेटा? 204. 204 आ रहा है, यस गुड। और किस किस का आ रहा है? हाथ खड़ी करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लीज सिट डाउन बेटा। देखो आपका ये जो ट्रिक्स इसमें क्या है कि आपके जो डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको डेसिमल हटा के ऊपर 10 किया और इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 किया, फिर 10 को 10 से काटा, तो अब आप बड़े हो रहे हो। अगर आपको लगता है कि डेसिमल प्लेसेस सेम है तो उसको आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो, 51/34 की फॉर्म में उसको काटना शुरू कर सकते हो। ठीक है, 204 इज द राइट आंसर, काफी बच्चों ने निकाल लिया हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज the amount of extension in an elastic string varies directly as the weight hung on it. इलास्टिक, कोई भी इलास्टिक की चीज है, उसके साथ हम जितना वेट लगाएंगे उतनी ज्यादा वो इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही होता है ना, कम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, लेस वेट होगा तो कम एक्सटेंड होगा, ज्यादा वेट होगा तो वो ज्यादा एक्सटेंड करेगा। ऐसे ही होता है ना। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग को जो है वेरी करती है डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट। If the weight of 150 gram produces an extension of 2.9 centimeter, इन दो चीजों की बात हो रही है, राइट ऑन द टेबल। We're talking about two things. आपकी बात हो रही है वेट की, वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने। एंड सेकेंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ या फिर एक्सटेंशन, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। वेट इज गिवन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल 150, इनकी यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हो इन ग्राम्स, यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर, और आपकी एक्सटेंशन आ रही है 2.9 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपका जो है दैट इज गिवन टू बी व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 17.4 सेंटीमीटर, 17.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको x2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है। टेबल आप रफली बना सकते हो, नोटबुक्स में आपकी लाइंस बनी हुई है, स्केल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बना लो इसको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है आर दे इनडायरेक्ट। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है आपका, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे? इंक्रीज हो रही है तो आपकी वेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, 150 बाय, आपको पता है कैसे निकालोगे, इट इज सेम जैसे पिछला किया आपने, x2 बाय 17.4। सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यू कैन डू दिस एट होम, या फिर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, फिर मैं आपको हिंट्स देती जाऊंगी साथ साथ में कैसे करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डन। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा? 900। 900 इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने कर लिया है, अभी आपकी रिवीजन हो रही है, मुझे पता है आपने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 900 इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया प्लीज यू कैन डू दिस कैलकुलेशन एट होम, 900 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं करवाऊंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन इज इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर। दो चीजों की बात हो रही है, कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो आपके पास है x और दूसरी है y स्क्वायर। y नहीं है, y स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी आपको दिया हुआ है कि वेरीज डायरेक्टली, अंडरलाइन करो, x वेरीज डायरेक्टली
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसको अंडरलाइन करो, आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 4 y इज इक्वल टू 5। ओके, देन फाइंड x व्हेन y इज 15। अभी y आपको 15 दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज आपको x और y की दी हुई है, लेकिन y स्क्वायर की फॉर्म में आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आपका टेबल क्या बनेगा? अगर आप टेबल बनाते हो तो उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी? टेबल बना के आपकी क्लैरिटी हो जाती है ना? यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है एक्स और वाई स्क्वायर। अभी देखो बाहर तो हमें पता है कि एक्स और वाई हम कंसीडर करते हैं, सारे क्वेश्चंस में हम एक्स और वाई की बात करते हैं। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपको वाई की जगह वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम टेबल के अंदर वाई स्क्वायर लिख रहे हैं ताकि हमें उसका स्क्वायर लगाना ना भूलें। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज क्या आएंगी? एक्स आपके पास 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, 5 या फिर 25? यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वाई स्क्वायर है वो। वाई स्क्वायर एक क्वांटिटी है, जैसे आप बाकी क्वेश्चन में करते हैं ना, कॉस पेन, वैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है 25। फिर हम 25 लेंगे, उसके हिसाब से हम 25 लेंगे। वाई स्क्वायर हमारे पास एक क्वांटिटी है, हमारे पास बात हो रही है एक्स और वाई स्क्वायर की। हमारे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? एक्स और वाई स्क्वायर की बात हो रही है, इसलिए हम वैल्यू किसकी लेंगे? वाई स्क्वायर की। ठीक है, नाउ दे आर टेलिंग y इज 15, इट मींस 15 स्क्वायर या फिर 15? 15 square. स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर की बात हो रही है। 15 स्क्वायर इज व्हाट? यू शुड नो इट, स्क्वायर रूट का चैप्टर आपने किया हुआ ना? 25। ठीक है, याद कर लो, अभी ये छोटी छोटी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए बेटा। 13 स्क्वायर इज 169, स्क्वायर इज 225। कुछ कुछ वैल्यूज अब आपको रट जानी चाहिए, इट विल सेव योर टाइम। एंड दिस इज योर x2 लिख लो या अकेला x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब सबसे पहले उन्होंने खुद बोला हुआ है कि वो डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं, हमें इंक्रीज डिक्रीज देखने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली रेशियो की बात करनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट उनके x1 बाय y1 की बात करेंगे हम। ठीक है बेटा, प्लीज फाइंड आउट 4 by 25 is equal to x by 225। निकाल लो इसको जल्दी से। डोंट फॉरगेट टू डू। आपको दिख रहा है सामने की बहुत अभी कटने वाला है सामने सामने बहुत कुछ, लेकिन आपका स्टेप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से शुरू होना चाहिए ताकि हमारी गलती ना हो। एक पैटर्न बना लो, अपना क्वेश्चन करने का पैटर्न बना लो कि ऐसे ही चलना है, इट सेव्स योर टाइम। Done. Done. 36. 36. करेक्ट आंसर, हाथ खड़े करो, किस किस का आ रहा है 36? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इसको स्टार लगा लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट था एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, x इज इक्वल टू 36। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सोचने का एक टैक्ट चाहिए। सोचने कहा किस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि y नहीं हम यूज करें, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास y स्क्वायर है, दैट्स इट। और कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, है ना बेटा? फोर्थ क्वेश्चन, आई विल गिव यू क्लू, यू विल सॉल्व एट होम। ओके, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको एक एग्जाम्पल पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल में हम किसकी बात कर रहे हैं। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
आप भी रीड करो। 11 men can dig 6 3/4 meter long trench in one day. ठीक है, डिगिंग कर रहे हैं, काफी आदमी लगे हुए हैं, दे आर डिगिंग द अर्थ। ठीक है, तो 11 men जब कर रहे थे डिग, तो उन्होंने कितना लॉन्ग ट्रेंच बनाया, 6 3/4 मीटर। हाउ मेनी men should be employed for digging 27 meter long trench of the same type in one day? सिर्फ सोच के मेरे को बता दो कि में क्या मेथड अप्लाई करने वाले हो आप। बी सेक्शन, गुरनूर कौर, शीट बी, रोल नंबर 9 है शायद आपका, 2 है गुरनूर कौर, है ना? कोई भी आ जाओ दोनों में से, एनीवन। सी सेक्शन से बेटा कोई डाउट हो रहा है आपको? गुरनूर कौर नहीं है बी सेक्शन में? ओके, देन गुरनूर सिंह, बी सेक्शन। अच्छा बेटा, यू हैव टू जस्ट टेल मी कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स है। बाकी क्या ये डायरेक्ट है बेटा? कीता नहीं हले। चलो बैठो, इसको दोबारा से बैठो, बैठो। फर्स्ट बेंच गर्ल, बी सेक्शन, सोच के बताओ मेरे को। Inverse variation. हाँ बेटा, क्या दोबारा बोलो। Inverse variation. इनवर्स वेरिएशन, क्यों इनवर्स क्यों है बेटा? Because when there are more men, the work will be completed in less time. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है मेन और लेंथ। लेंथ किसकी? लेंथ, लेंथ किसकी हो रही है? लेंथ ऑफ डिगिंग, कितना आपने डिग किया। 11 men can do, 11 men they are saying कि इतनी 11 men can dig 6 3/4 मीटर। ठीक है, और हमें डिग करनी है 27 मीटर, कितनी बड़ी करनी है उससे लॉन्ग, तो उसके लिए लेस men are required और मोर। ये तो इंक्रीज हो ही रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है, ये चीज की लेंथ इंक्रीज हो रही है, पहले इतनी थी अभी इतनी हो रही है। क्या हमें ज्यादा मेन रिक्वायर्ड है लॉन्गर करने के लिए? यस, ज्यादा आदमी जब होंगे उससे और लंबी उसकी डिगिंग कर सकते हैं। 27 मीटर लॉन्ग, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इन द सेम डे, एक ही दिन में काम करना है। एक दिन में 11 men can dig this much 6 3/4, और एक ही दिन में अगर 27 मीटर करना पड़े तो ज्यादा आदमी जरूरत पड़ेगी ना हमें। इज इट सो? Yes. यहाँ पे बेटा टाइम की बात नहीं हो रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाता कि कितने आदमी और कितना टाइम, फिर तो ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि वो इनवर्स की बात हो रही है, ज्यादा आदमी कम टाइम में खत्म करेंगे, कम मैन होंगे ज्यादा टाइम लगेगा। इनवर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी हो रही है वर्क ऑफ डूइंग, आपका जो है वो काम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बंदे काम करोगे मिलके तो ज्यादा काम हो जाएगा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्क की बात हो रही है, प्लीज इसको लिख लो ब्रैकेट में, वर्क। यहाँ पे वर्क की बात हो रही है किसी भी टाइप की। अब यहाँ पे डिगिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कितना काम कर सकते हैं वो लोग, टाइम की बात नहीं हो रही है। मोर मैन मोर वर्क, लेस मैन लेस वर्क। ठीक है, फिर ये क्या होगा? डायरेक्ट। ठीक है बेटा,
तो अपनी टेबल आपका रेडी रहना चाहिए प्रॉपरली। आपने क्या क्या लिखना है यहाँ पे, मैन एंड वर्क, इजी वे में वर्क। जो है वो इतनी लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, क्या क्या लिखा हुआ है, डिग्गी है, टेंच है, वट एवर, आपको ये सिंपली पता चल रहा है कि वो काम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो वैल्यूज इनकी लगा दो जरा। 11 men, आप ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, यू शुड नो कैसे इसको ट्रीट करना है। 6/3 क्या बनेगा ये, इसकी क्या वैल्यू बनेगी, 27/4। 27/4, 27/4 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू लगा दो 27/4, आपकी टेबल में 27/4 एक फ्रैक्शन वाला नंबर है वहां पे, कोई बात नहीं, आपको पता है कैसे करते हैं इसको। एंड देन वी हैव 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, 27 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है सेम वे से। ठीक है, आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिखोगे दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि आपको स्टोरी समझ आ गई है। डायरेक्ट वेरिएशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में आपने रिवाइज भी करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्क और मैन की बात हो रही है। ठीक है, जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपको पता है कैसे करते हैं। 11/27/4, पहले नीचे फ्रैक्शन लिख लो, बाद इसको देखेंगे क्या करना है। बाय 27, ठीक है। फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे करते थे। 27 into 11 is equal to 27/4 into x। नीचे वाला पूरा का पूरा नंबर ऊपर जा चुका है अभी x के साथ, the way you are doing in others। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी। $44, are you getting 40? Yes. Yes, 44 is the right answer। ठीक है बेटा, so this is the 44 men। ज्यादा बंदे ज्यादा डिगिंग करेंगे, more men more work। Is it fine? Yes। इसको कोई डाउट तो नहीं है? Everybody has written this is work। Work, you have to understand the question yourself कि they are doing something, men are or students are getting together and doing something। ठीक है, and when it is about time, men and time या फिर student and time, तो आप इनवर्स करोगे। ठीक है, अभी थोड़े से आगे इनवर्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो लेट अस डू फर्दर बेटा। आपका जो केस स्टडी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, द स्टूडेंट्स ऑफ अंजुस क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी। इसमें हिंट बता देती हूँ, यू कैन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आपने अभी डायरेक्टली सारे काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आई वांट टू मूव टू इनवर्स आल्सो। केस स्टडी क्वेश्चन में टेबल बना लो, हिंट लिख लो इसका क्या क्या है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दीज क्वेश्चन जितने अभी किए हैं बेटा, किसी को कोई डाउट है? शैल वी मूव फर्दर, आगे क्वेश्चंस करें? Yes. Yes, okay। Then see here, case study question के hints लिख लो, you can do at home। Case study आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया है। The moment you come to know the table, आपको वैल्यूज निकालनी आ चुकी हैं। ठीक है, the students of Anju's class sold posters to raise money। अंजू की क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ पोस्टर्स बनाए और उनको उन्होंने सेल करना है। रेज मनी मतलब उन्होंने पोस्टर्स बना के सेल करनी है और वहां से उनको सेल करके मनी मिलेगी। ठीक है, चाहे वो एग्जीबिशन में करनी है, आपके स्कूल की एग्जीबिशन में, या फिर व्हाटएवर। अंजू वांटेड टू क्रिएट अ रेशियो फॉर द फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी हर क्लास वुड मेक फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्टर्स। अंजू इज थिंकिंग ऑफ कि मैं, शी इज प्लानिंग कि मैं कितने पोस्टर्स हम लोग बनाएं ताकि हमें ज्यादा मनी मिल पाए। ठीक है, शी न्यू दे कुड रेज 250 रुपीज फॉर एवरी 60 पोस्टर्स। शी केम टू नो कि अगर हम 60 पोस्टर्स बेचेंगे तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे, 250 रुपीज। ओके, तो वन थिंग इनिशियली आपको ये पता चल चुका है, टेबल बना लो इसका। दो चीजों की बात हो रही है, इन दो चीजों की बात हो रही है।
नंबर ऑफ पोस्टर्स और मनी की बात हो रही है, लिख लो यहाँ पे पोस्टर्स एंड मनी। बिगनिंग में इन द फर्स्ट लाइन, अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट वट एवर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग टिल नाउ, पहली लाइन पढ़ के जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेट अस राइट डाउन इन द टेबल कि शी इज सेइंग कि 60 पोस्टर्स जब सेल करेंगे तो हमें 250 रुपीज मिलेंगे। लेट अस राइट इट, 60 पोस्टर्स 250 रुपीज। इस टेबल के बेस पे आपके आगे क्वेश्चंस हैं। A part is how much money would Anju's class make for selling 102 posters? अगर 102 पोस्टर्स सेल करते हैं तो कितनी मनी मिलेगी? आपका एक ये टेबल हो रहा है, ठीक है। B part में they are saying could Anju's class raise exactly 2000 rupees? क्या उसको 2000 rupees मिल सकते हैं? If so, how many posters they need to sell? दूसरे टेबल में क्या आएगा? एक और टेबल है, ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? फिर से पोस्टर्स और मनी की बात हो रही है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट 60 और 250 तो गिवन ही था आपको, वो तो फिक्स है, लिखना ही लिखना है आपने। बी पार्ट में दे आर सेइंग कि 2000 रुपीज दे वांट टू ब्रिंग, उनको लग रहा है कि हमें 2000 रुपीज मिलने चाहिए, तो कितने पोस्टर्स हम बनाएं। पहले वाले में पोस्टर्स पता थे, मनी हमने देखनी थी। बी पार्ट में आपको मनी बताई हुई है, तो पोस्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सी में क्या है? इफ अंजु's क्लास इज एबल टू रेज 2300, अगर 2300 बना लेते हैं तो कितने पोस्टर्स बनाएंगे? फिर से आपको मनी दी हुई है 2300, दे आर आस्किंग कितने पोस्टर्स? 60 और 250 आपका फिक्स है। तो ये टेबल्स बना लो, यू कैन कंप्लीट एट होम। ओके, बस एक चीज मुझे बता दो, क्या वो डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है? सोच के बता दो। पूरे के में डायरेक्ट की बात हो रही है या इनवर्स की बात हो रही है? पोस्टर सेल करने हैं और मनी लेनी है। जिनको लगता है डायरेक्ट है, जिनके माइंड में थोड़ा सा आ रहा है कि डायरेक्ट होना चाहिए, हाथ खड़े करो। यस, गुड। बाकियों को डाउट क्यों हो रहा है? ज्यादा पोस्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा मनी मिलेगी ना, क्योंकि उनको 250 पोस्टर्स के 60 रुपीज मिल रहे हैं। ज्यादा पोस्टर बनाएंगे ज्यादा मनी मिलेगी, ज्यादा मनी चाहिए ज्यादा पोस्टर बनाने पड़ेंगे। यही बात हो रही है ना पूरे क्वेश्चन में। विल यू बी डूइंग इट योरसेल्फ? करोगे इसको अपने आप? हाथ खड़े करो। Yes. वेरी, ठीक है, टेबल बना लो, देन यू कैन कंप्लीट एट होम। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है आपको। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है मुझे पढ़ के बताओ। ध्यान से इसको पढ़ो जरा, मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। हाथ खड़े करो जिनको पता चल चुका है। क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ती हो ना, आपको क्वेश्चन पढ़ते सार पता चल जाता है कि वाह ये चीज दी हुई है, अब तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। होता ना ऐसा? या बी सेक्शन बेटा, फर्स्ट चाइल्ड, क्या इंफॉर्मेशन आपको लग रही है कि And that it is a direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन पहली लाइन में आपको बताया गया कि वो डायरेक्ट में है। वेरी गुड, सबको दिख गया है? हाथ खड़े करो, बैठो बेटा। सबको दिख गया? यस, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपने सिर्फ क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, बस स्टार्ट डूइंग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपके 3 ब्लैंक्स हैं। 3 ब्लैंक्स का मतलब 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 2 ब्लैंक्स होंगे तो 2 मार्क्स का होगा, 3 ब्लैंक्स है तो 3 मार्क्स का, 4 ब्लैंक्स है तो 4 मार्क्स का, ऐसा भी होता है। ठीक है बेटा,
आपको ये पता चल चुका है कि वो डायरेक्ट में है। इसका मतलब सारे के सारे, इसका हिंट लिख लो, यू कैन डू एट होम। आपको ये पता चल गया है कि हमारे पास 2.5/5 जो हमें सबसे पहली वैल्यू दी हुई है वो इज इक्वल टू किसकी होगी? x/8 के इक्वल होगी। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सिर्फ हम फर्स्ट ब्लैंक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरे केस में आपको क्या लगता है? x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद यू कैन डू 2.5/5 इज इक्वल टू, अगली वैल्यू कौन सी मिसिंग है आपकी? डैश बाय, फिर से x मिसिंग है। यहाँ पे आप x1 कर सकते हो, यहाँ पे x2 कर सकते हो, बाय 12। आर यू फाइंडिंग इट इजी? हो जाएगा ये क्वेश्चन? आपने बुक में भी किया होगा ऐसा मिसिंग वैल्यू वाला। डाउट है तो अभी कर लो मेरे सामने। तो इतना की वैल्यू निकालो एवरीबॉडी। यहाँ पे मेरे को बताओ जरा x1 क्या आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर 2.5 है। इनकी वैल्यू 4 आ रही है, हाथ खड़े करो। यस, वेरी गुड। 4 वैल्यू आ रही है इसके, 4/8। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट में है, तो बार बार 2.5 लेने के बदले में आप इसको डायरेक्टली ये वैल्यू भी ले सकते हो इसकी, क्योंकि सारे इक्वल है। आप इजी वाली वैल्यू ले लो, यू टेक इट एज 4/8। 4/8 के इक्वल कर दो, आपको इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि सारी हमारी रेशियो सेम है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली आपकी नेक्स्ट वाली x3 की आ जाएगी। ठीक है, प्लीज कंप्लीट एट होम। सारी रेशियो आपकी सेम है, मिसिंग वैल्यू आपकी निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके फिल इन द ब्लैंक, फिलअप्स देखो इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ये आपका साइन है, ये साइन जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हम स्पीड और टाइम की बात करते हैं, स्पीड और उसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, ज्यादा स्पीड ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। हो सकता है आपकी बुक में नहीं हो, लेकिन ये आपके साइंस में भी यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए जो है वो बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपने स्क्वायर रूट के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है इधर जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए का स्क्वायर रूट बन जाता है। पढ़ा था स्क्वायर रूट के चैप्टर में? यस, कि जो स्क्वायर जो होता है 2 जो लिखा होता है, इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं उस साइड पे, उसका स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आप लिख सकते हो इसको कि 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 है। लिख सकते हो ना इसमें? यस, इट इज द सेम वे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मेजर चीज नहीं यूज हो रही है, वही स्क्वायर रूट वाली जो आपने यूज की थी वही सेम चीज यूज हो रही है। सेकेंड इज P is proportional to, second part is P is inversely proportional to 1/√Q। अगर ये रेसिप्रोकल हो ना ये वाला फ्रैक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें अभी Q किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो वो किसकी हो जाएगी? 1/P स्क्वायर के। ठीक है, आंसर्स लिख लो इसके, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पावर इधर ट्रांसफर होके
उसका बन जाता है क्यूब, या फिर क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट बन जाता है। नाउ इसमें दिया हुआ है m इज प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 1/3। 1/3 इधर ट्रांसपोज होगी, क्या बनेगी, क्या पावर बनेगी, m की पावर क्या बनेगी, क्यूब रूट। क्यूब रूट पढ़ा था आपने बेटा, क्यूब रूट जो बनता है वो 1/3 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किया कि 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 है, तो 125 का क्यूब रूट को ऐसे ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर रूट का साइन बना के अंदर हम 3 लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। दिस इज कॉल्ड 5। ठीक है, ये सिर्फ साइन आपने याद रखने और कुछ नहीं है। मुश्किल लगेगा तो छोड़ भी सकते हो इसको। चलो, आई वांट टू डू बेटा ये जो क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले हैं आपके पास, मॉड्यूल अगला भी है मॉड्यूल आपके पास। Yes. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है रेशियो वाले क्वेश्चंस है, आप कर पाओगे, ये आपने पहले भी किए हुए हैं 7th क्लास में। हाँ, इनमें से मैं इनवर्स वाला क्वेश्चन अभी पिक करके आपको करवाना चाहती हूँ। डायरेक्ट वाले आपने काफी कर लिए। सबसे पहले आप आ जाओ इधर, क्वेश्चन रीजन के पहले आंसर्स लिख लो। MCQ 1 to 5 आप कर पाओगे। इनके आंसर्स बता दूं आपको मैं, when you will be doing at home you can match it। लिख लो इसके जो आपके पास है, उसके बाद एक इनवर्स वाला क्वेश्चन करते हैं। MCQ में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो वाला, इसकी सी ऑप्शन है, आंसर लिख लो इसके। सेकंड वन इज आपकी ऑप्शन ए आ रही है। थर्ड वन इज आपकी ऑप्शन बर्थडे पार्टी वाली ए आएगी। और इसका अगर हिंट लिखना है तो लिख लो, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, अदरवाइज आपको खुद देखना है। ये अभी आपको पता चल गया है, यू हैव डन अ लॉट, ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो इसकी ये ऑप्शन आएगी। फोर्थ क्वेश्चन की बी ऑप्शन आएगी। जब करोगे इनको मैच कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो टीचर्स से। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन आई वांट टू डू नाउ आपके साथ, fill in the blank. First question is the perimeter of a circle and its diameter vary p with each other. p आपको जो नीचे कॉलम दिए हुए हैं p में से ढूंढना है कि क्या वो इनवर्सली है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है या फिर क्या है वो। साइज ऑफ सर्कल, आपको पता है कि साइज ऑफ सर्कल जो है वो जितना डायमीटर होता है, छोटा डायमीटर होगा तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा डायमीटर होगा तो बड़ा सर्कल बनेगा, ऐसा होता है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अभी यहाँ पे बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी विद ईच अदर। कैसे वेरी करेंगे, डायरेक्टली, वेरी गुड, इट इज डायरेक्टली। तो आपके पी के नीचे कौन सा कॉलम आप पिक करोगे, बी वाला। Second point is if two quantities P and Q vary inversely with each other, then Q of their corresponding values remains constant. Q में से फाइंड आउट करो, Q वाले कॉलम में से अगर आपके दो क्वांटिटीज इनवर्सली वेरी कर रही हैं तो क्या उनका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कांस्टेंट होता है। Q कॉलम में पढ़ो, रेशियो कांस्टेंट होता है या फिर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आपकी Q कॉलम में क्या आएगा, बी ऑप्शन, आप कर लो। थर्ड वन इज व्हेन x एंड y आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दोनों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, एंड इफ y डबल तो x बिकम्स क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ आ चुका है ये। r विल बी, फिर से बी ऑप्शन आएगी, तो पूरा का पूरा आपका बी ऑप्शन का मैच कर रहा है इसके साथ। ओके, लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स क्रिएशन। नीचे आ जाओ, assertion रीजन, आंसर्स लिख लो इसके, assertion रीजन के भी आंसर लिख लो, आपको जब घर पे करोगे यू विल कम टू नो। assertion रीजन, फर्स्ट क्वेश्चन ई ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है आपका डी ऑप्शन, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आपने मेरे साथ डेफिनेशंस कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन को।
उनको मैच कर लेना ध्यान से, दो बार असर्शन रीजन को 2 टाइम्स पढ़ के फिर उसका आंसर बताना है आपने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, इट इज नोन दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस का मतलब गैस का कितना वेट है, द वॉल्यूम V वेरीज इनवर्सली एज द प्रेशर P, ठीक है। फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल, ये आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि आपका वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो दोनों इनवर्सली वेरी करते हैं। इनवर्सली को अंडरलाइन कर लो, इनवर्सली की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें, और टेबल आपके सामने दिया हुआ है V का, वॉल्यूम का और साथ में प्रेशर का। ये आपको मिसिंग वैल्यूज है। फर्स्ट इज आपको दी हुई है pressure is given 2, then volume is given 48, and then 60, 3/2, and then over here it is given dash by 1, and then so on। ऐसे और वैल्यूज आपको दी हुई है 100, और ये बहुत लंबा टेबल है, हम एक दो इसमें से निकालते हैं, देन यू कैन डू फर्दर, बाकी कर लोगे आप। इसमें बेटे आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, दोनों इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम इसको x ले लेते हैं, x और y, ठीक है, तो हमारे पास x1 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। जितने भी वैल्यूज हैं x3 y3 x4 x4 y4, आपकी जितने भी वैल्यूज आपकी टेबल की दी हुई हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आना चाहिए, और वो आएगा सेम, देयर इज नो डाउट। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वो इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। अभी प्रोडक्ट हमें इसका नहीं पता, यहाँ पे भी डोंट नो व्हाट इज इट, यहाँ पे भी डोंट नो, सिर्फ हमें ये वैल्यू गिवन है। अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है, पहले तो हम वहां से निकाल लें कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज 60 इंटू 3/2, इसकी पहले तो वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। उसके बेस पे जो है आपकी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। प्लीज डू इट। 90। वेरी गुड, अगली भी निकालो। अब आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। इट इज कमिंग आउट टू बी, आपने इसको कटिंग की, इट इज कमिंग आउट टू बी 90। तो अब आपको सबका पता है कि सारे प्रोडक्ट जो है वो 90 ही आएंगे। फाइंड आउट फर्स्ट वन, x इंटू 2 इज इक्वल टू 90। पहला ब्लैंक की बात कर रहे हैं, व्हाट इट विल बी 45। पहली वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ऐसे ही आपकी बाकी वैल्यूज भी आती रहेंगी। विल यू बी एबल टू डू, कर लोगे इनको? यस। गुड, ये हो जाएगा आपका। काफी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनवर्स के, इनवर्स में इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आपको समझ आ जाती है क्वेश्चन पढ़ के कि वो इनवर्स में है तो हमें प्रोडक्ट निकालना है, डायरेक्ट में है तो वो कैसे आएंगे, यू कम टू नो ना। चलो एक हम इनवर्स का एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपके साथ करना चाहती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे। लेट अस डू वन मोर। इनवर्स का एक क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, राइट डाउन। क्वेश्चन है ये, a school has 9 periods a day, a school has 9 periods a day, लिख लो इसको, right? Each of 50 minutes, each of 50 minutes, 50 मिनट का पीरियड है। How many periods will there be? How many periods will there be? If the duration
ऑफ ईच, सबके ड्यूरेशन अगर रिड्यूस कर दी जाए, is reduced by 5 minutes. मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया कि मैं इनवर्स का क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्लू मिल चुका है कि ये इनवर्स का है, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या मतलब है इसका? Read it yourself. A school has 8 periods a day, each of 50 minutes duration. 50 मिनट का एक पीरियड है, 9 periods है टोटल, ठीक है. How many periods will there be if the duration of every period is reduced by 5 minutes? Reduced by 5 minutes का क्या मतलब है? x1 आपके पास कितने, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम चलो टेबल से ही कर लो या फिर डायरेक्टली लिख लो. x1 आपको क्या दिया हुआ है? They are saying 9 periods है आपके पास और 50 मिनट के. नेक्स्ट टाइम they have said कि reduced by 5 minutes. reduced का मतलब 50 minus 5. अभी वो 45 मिनट्स के हो चुके हैं, ठीक है. तो how many periods will be there? Think it. आपको लगता है कि इनवर्स का है? Yes. टाइम अगर कम हो गया है तो पीरियड ज्यादा भी हो सकते हैं, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इट इज डिक्रीजिंग, दिस वन इज इंक्रीजिंग. उल्टा हो रहा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, गिवन था, तो लगा दो वैल्यूज. Done. x1 y1 is equal to x2 y2. 9 into 50 is equal to 45. Simple है. Done. Good, very good. कितने आंसर आ रहे हैं बेटा? 10. x is equal to 10. काफी बच्चों ने कर लिया है. Yeah, now your things are very much clear. ठीक है. Anything you want to ask? अभी last 5 minutes I want to ask you. कुछ डाउट है किसी को? No. No, you have come to know this chapter very well, है ना? Very good. Only practice is required बेटा, और आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ना है. That's it. सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है. इसमें नीचे जो मॉड्यूल है आपका 3, मॉड्यूल 3 आपके पास है? Yes. Yes. इसका एक क्वेश्चन कर लो, ये थोड़े से डिफरेंट है ना क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. वन पर्सन की बात हो रही है कि ए एक पर्सन है, उसने कोई भी काम किया, और पीस ऑफ वर्क का मतलब कोई भी कंप्लीट काम किया 10 days में, एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सेम वर्क इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर? बुक में किए हुए हैं, अपनी बुक में आपने ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के? Yes. ओके गुड. चलो एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लो, थोड़ा सा अलग करते हैं. I'm done. ओह वेरी गुड. प्लीज आगे आओ, मेरे को बताओ कैसे किए और किस किस को आता है. पहले हाथ खड़े करो. ये क्वेश्चन 8th B, द गर्ल कम फॉरवर्ड. आ जाओ बेटा, फर्स्ट जिनके पास माइक पड़ा हो. Yes, बता दो. How have you done? First, we have to find the work done in 1 day, Yes. which is 1/10 for A and 1/15 for B. Very good. Then we have to add this Yes. 1/6, and then we have to divide by 1, and it is 6 days. Yeah, very good. Very good. आपकी बुक में भी हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस, एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट. चलो, ऑल द बेस्ट बेटा. प्लीज रिवाइज these all and you will be perfect then. Bye. Good luck everyone. Thank you, ma'am. Bye beta. Welcome.